महाभारत की गाथा में वीरता के साथ साथ षड्यंत्रों की भी एक लंबी कतार है। जहाँ एक ओर पांडवों की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर ईर्ष्या की आग में जलता दुर्योधन उनके विनाश की सबसे क्रूर योजना बुन रहा था। गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम सुनेंगे लाख का घर, यानी लक्ष्य ग्रह की वह रोमांचक और भयानक कहानी। एक ऐसा महल जो बाहर से तो अत्यंत सुंदर और सुखद था, लेकिन उसकी दीवारों के भीतर घी, मोम और लाख जैसा ज्वलनशील पदार्थ छुपा था। आखिर क्यों धृतराष्ट्र ने पांडवों को वर्णाव्रत जाने के लिए विवश किया? क्या पांडव उस सुंदर दिखने वाले मौत के जाल को पहचान पाए? आइए जानते हैं दुर्योधन के छल और विदुर की बुद्धिमत्ता की यह ऐतिहासिक कहानी। लाख का घर। भीमसेन का शरीर बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता देख देख कर दुर्योधन की जलन दिन पर दिन बढ़ती ही गई। वह ऐसे उपाय सोचने लगा कि जैसे पांडवों का नाश हो सके। इस कुमंत्रणा में उसका मामा शुकनी और कर्ण सलाहकार बने हुए थे। बूढ़े धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे, अपने भतीजों से उनको स्नेह भी काफ़ी था, परंतु अपने पुत्रों से उनका मोह भी अधिक था। दृढ़ निश्चय की उनमें कमी थी। किसी बात पर वह स्थिर नहीं रह सकते थे। अपने बेटे पर अंकुश रखने की शक्ति उनमें नहीं थी। इस कारण यह जानते हुए कि दुर्योधन कुराह पर चल रहा है, उन्होंने उसका ही साथ दिया। दुर्योधन पांडवों के विनाश का कोई न कोई चाल चलता ही रहता था, पर उधर विदुर गुप्त रूप से पांडवों की सहायता करते रहते थे, जिससे पांडव समय पर ही चेत जाएं और सुरक्षित रह सकें। इधर पांडवों की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जाती थी। चौराहों और समाज में जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठे होते, पांडवों के गुणों की प्रशंसा ही सुनने में आती। लोग कहते कि राजगद्दी पर बैठने के योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई पांडु ही सिंहासन पर बैठे थे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर पांडवों के बालक होने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब जब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, तो फिर आगे धृतराष्ट्र को राज्य अपने ही अधीन रखने का क्या अधिकार है? पितामह भीष्म का तो कर्तव्य है कि वे धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को सौंप दें। युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार कर सकेंगे। ज्यों ज्यों पांडवों की यह लोकप्रियता दुर्योधन के देखने में आती, ईर्ष्या से वह और अधिक कुढ़ने लगता। एक दिन धृतराष्ट्र को अकेले में पाकर दुर्योधन बोला, पिताजी, पूर्ववासी लोग तरह तरह की बातें करते हैं आपके बारे में और स्वयं पितामह के बारे में। वैसे लोग अब पितामह को सम्मान देने की निगाह कम ही रखते हैं। लोग तो हलचल मचा रहे हैं कि युधिष्ठिर को जल्द ही राज सिंहासन पर बैठा दिया जाए। इस कारण ऐसा लगता है कि हम पर कोई विपत्ति आने वाली है। जन्म से दिखाई न देने के कारण आप बड़े होते हुए भी राज्य से वंचित ही रह गए थे। राज्य सत्ता आपके छोटे भाई के हाथ में चली गई। अब यदि युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर 7 पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। युधिष्ठिर के बाद उसी का बेटा राजा बनेगा, हम तो फिर कहीं के भी ना रह सकेंगे। हो सकता है कि हमें भीख मांगने तक को मजबूर होना पड़े। ऐसे जीवन से तो नरक अच्छा है पिताजी, हम में तो ये अपमान नहीं देख सकेंगे। यह सुनकर राजा धृतराष्ट्र सोच में पड़ गए। बोले, बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर के विरुद्ध कुछ करना भी तो कठिन है। युधिष्ठिर धर्मानुसार चलता है, सबसे समान स्नेह रखता है, अपने पिता के समान ही गुणवान है। इस कारण प्रजानन भी उसे बहुत चाहती है। इसी से उसकी सहायता करने वालों की भी कमी नहीं है। हमारे जितने भी मंत्री हैं, उन सबका पांडु ने उपकार किया था। सेना नायक, सैनिकों और उनके बाल बच्चों को भी इतनी सहायता दी थी कि अभी तक वे सब उसका आभार मानते हैं। तो जो भी पांडु के गुणों से परिचित है, वे अवश्य ही युधिष्ठिर का साथ देंगे। इस कारण पांडु पर विजय पाना हमारे लिए संभव नहीं है।
उल्टे यदि हम धर्म के विरुद्ध कुछ कर बैठेंगे तो सब नगरवासी हमारे विरुद्ध हो जाएंगे और हमें भाई बंधुओं सहित उखाड़ फेंकेंगे। लोगों ने तो इतना ना किया हो तब राज्य छोड़कर हमें जरूर जाना पड़ेगा। लोग निंदा और अपयश के पात्र बनेंगे सो अलग। यह सुनकर दुर्योधन बोला, पिताजी आप व्यर्थ ही परेशान हो रहे हैं, इसमें चिंता की बात कोई भी नहीं है। थोड़ी कुशलता से काम लेना होगा। मौका पड़ने पर पितामह भीष्म किसी के पक्ष में न रहेंगे। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा मेरे मित्र हैं, वह मेरा ही साथ देंगे। आचार्य अपने बेटे को छोड़कर विपक्ष में नहीं जाएंगे। विदुर चाचा भले ही हमारा साथ ना दें, पर हमारा विरोध करने की शक्ति उनमें भी नहीं है। इसलिए पिताजी मेरा इतना कहा मानिए, आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ पांडवों को किसी न किसी बहाने वर्णावत के मेले में भेज दीजिए। इतनी सी बात से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। यहाँ तो पांडवों की बढ़ती देखकर मेरा जी जल रहा है। यह दुख मेरे लिए अब असहनीय हो उठा है। मेरी नींद हराम हो गई है। अगर ऐसी परिस्थितियाँ रहीं तो फिर मैं अधिक दिन तक नहीं जीऊँगा। आप शीघ्र ही इनको वर्णावत भेज देने की स्वीकृति दें ताकि यहाँ हम अपनी ताकत और बढ़ा सकें। इस बीच अपने पिता पर और अधिक प्रभाव डालने वाले के इरादे से दुर्योधन ने कुछ कूटनीति और अपने पक्ष में मिला लिया। वे बारी बारी से धृतराष्ट्र के पास जाने और पांडु के विरुद्ध उन्हें उभारने लगे। इनमें कर्णिक नाम का ब्राह्मण मुख्य था, जो शकुनी का मंत्री था। उसने धृतराष्ट्र को राजनीतिक चालों का भेद बताते हुए अनेक उदाहरण एवं प्रमाणों से अपनी दलीलों की पुष्टि की। अंत में बोला, राजन, जो ऐश्वर्यवान है वही संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह बात ठीक है कि पांडव आपके भतीजे हैं, परंतु वे बड़ी शक्ति और संपन्न भी हैं। इस कारण अभी से चौकन्ने हो जाइए। आप पांडु पुत्रों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताएंगे। धृतराष्ट्र ध्यान से सुन रहे थे। कर्णिक बोलता गया, मैंने जो कुछ कहा उसके लिए मुझसे नाराज ना होइएगा। राजनीति के जानकार लोगों का मत यह है कि राजा को हमेशा अपने बल का प्रदर्शन करते रहना चाहिए। किसी को इतना सा भी मौका ना देना चाहिए कि वह राजा की ताकत को जरा भी ठेस पहुंचा सके। राजकाज की बातें हमेशा गुप्त ही रखनी चाहिए। किसी भी कार्य को शुरू करने पर उसे पूरी तरह पूरा किए बिना बीच में न छोड़ना चाहिए। शत्रु की ताकत थोड़ी ही क्यों न हो, तत्काल ही उसका नाश कर देना चाहिए। कभी कभी छोटी सी चिंगारी सारे जंगल को जला देती है। इस कारण शत्रु को कमज़ोर समझकर लापरवाही नहीं करना चाहिए। बस में आए शत्रु का तुरंत वध कर देना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। इसलिए राजन, पांडु के पुत्रों से आप अपना बचाव कर लीजिए, वे बड़े ताकतवर हैं। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे थे कि दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, मैंने राजकीय कर्मचारी को प्रलोभन एवं धन से संतुष्ट कर लिया है। मुझे संदेह नहीं कि वे हमारी ही सहायता करेंगे। हम सब मंत्रियों को भी मैंने अपनी तरफ कर लिया है। आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वर्णावत भेज दें तो फिर नगर और राज्य हमारे ही हाथों में रहेंगे। प्रजानन तो हमारे पक्ष में आ ही जाएंगे। जब राज्य पर हमारा शासन पक्का हो जाए तब फिर पांडव की खुशी से लौट सकेंगे। फिर हमें उनसे कोई खतरा ही नहीं रहेगा। दुर्योधन और उसके साथी धृतराष्ट्र को रात दिन इसी तरह पांडवों के विरुद्ध कुछ न कुछ कहते सुनाते रहते और उन पर अपना प्रभाव डालते रहते। आखिर धृतराष्ट्र कमज़ोर पड़े और उनको लाचार होकर अपने बेटे की सलाह माननी ही पड़ी। पांडवों को वर्णावत भेजने की तैयारियां होने लगी। दुर्योधन के पृष्ठपोषकों ने वर्णावत को सुंदरता और खूबियों के बारे में पांडवों को बहुत ललचाया। कहा कि वर्णावत में एक भारी मेला होने वाला है, जिसकी शोभा देखते ही बनेगी। उनकी बातें सुनकर खुद पांडवों को भी वर्णावत जाने की उत्सुकता हुई। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं आकर धृतराष्ट्र से वहाँ जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र स्नेह का दिखावा करते हुए मीठे स्वर में बोले, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो जरूर जाओ। वर्णावत के लोगों भी तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं।
उनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव बड़े खुश हुए और भीम आदि से विदा लेकर माता कुंती के साथ वारणावत के लिए रवाना हो गए। पांडवों के चले जाने की खबर पाकर दुर्योधन को खुशी की तो सीमा ही ना रही। वह अपने दोनों साथियों कर्ण और शकुनी के साथ बैठकर पांडवों और कुंती का काम तमाम करने का उपाय सोचने लगा। उसने अपने मंत्री प्रोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह की और एक क्रूर योजना बनाई। प्रोचन ने यह सारा काम पूर्ण सफलता के साथ पूरा करने का वचन दिया और तुरंत वारणावत के लिए रवाना हो गए। एक शीघ्रकामी रथ पर बैठकर प्रोचन पांडव से बहुत पहले वारणावत जा पहुंचा। वहां जाकर उसने पांडवों के ठहरने के लिए एक बड़ा और खूबसूरत महल बनवाया। सन, घी, मोम, तेल, लाख, चर्बी और आदि चीज़ों से आग पकड़ने वाली चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर उसने एक सुंदर भवन बनवाया। दीवारों पर जो रंग लगा हुआ था वह जल्दी ही भड़कने वाली चीज़ों का था। जहाँ तहाँ कमरों में ऐसी ही चीज़ें गुप्त रूप से रखी गई थीं जिनको जल्दी ही आग लग सके, पर इतनी खूबी से वह सब प्रबंध किया गया था कि देखने वालों को इन बातों का तनिक भी पता नहीं चल सकता था। भवन में ऐसे ऐसे आसन पलंग बिछे थे कि देखकर ही जी ललचा जाता। इस प्रकार बड़ी चतुराई से प्रोचन पांडवों के लिए वारणावत में ठहरने के लिए भवन बनवा रहा था। इसी बीच अगर पांडव वहां जल्दी पहुंच गए तो कुछ समय ठहरने के लिए एक और जगह का प्रबंध प्रोचन ने कर रखा था। दुर्योधन की योजना यह थी कि कुछ दिनों तक पांडवों को लाख के भवन में आराम से रहने दिया जाए। जब वे पूर्ण रूप से निशंक हो जाएं, तब रात में जबकि वह सो रहे होंगे भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडवों को जलकर भस्म हो जाए और कौरवों पर कोई दोष भी ना लगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसी यह योजना कुशलतापूर्वक दुर्योधन ने बनाई थी। दोस्तों, महाभारत के इन रोमांचक प्रसंगों और कूटनीति की बारीकियों को इस तरह सुनने के लिए हमारे गर्भनाल चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको लाख के घर के इस षड्यंत्र की जानकारी पूर्ण प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। हमारी आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।